Hello friends, today we'll be discussing about a very recent development, National Education Policy 2020. So this topic is very vital both for your prelims as well as mains. The reason is that it is a very important component of your GS paper 2. Okay, when you are talking about the social sector management, over here education becomes a very vital topic. And you will be seeing also with me how the questions have come over this topic, and not every year I would say, but yes, in the last 6 to 7 years you've got it 4 times at least. Okay, so this becomes important, plus it becomes important for this year because you have a national education policy after a gap of 34 years. Okay, so since this has taken place after more than 3 decades, so this becomes very important. Okay, so we'll be discussing in details about this topic. And one more thing I would like to add is that, because see, this topic, education topic, if you do the policy in great details, you will be in a great position to attempt anything related to this topic if you get फाइन. बिकॉज सी एजुकेशन, आप क्या बात करोगे एजुकेशन के बारे में, आप वही चीज़ें बताओगे जो गवर्नमेंट लेके आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एजुकेशन के पैटर्न में, सिस्टम में. तो वो सारे चेंजेस जो होने वाले हैं वो सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. एक बार आप ये स्टडी करोगे, आप आंसर व्हेन यू राइट द आंसर यू विल बी इन बहुत बेटर पोजिशन में रहोगे, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स टू एड अप. सो वील बिगिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. जैसे मैंने आपको बोला, जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, विल गिव अ क्विक रिविजन. एक बार एक देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. 2014 में यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन: शुड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM, IITs बी अलाउड टू रिटेन प्रीमियर स्टेटस, allowed more academic independence in designing courses, and also decide the mode or criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges. Okay, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सारे चैलेंजेस डिस्कस करने थे, प्लस आपको यहाँ पे बताना था कि उनको क्या ऑटोनॉमी देनी चाहिए जो वो कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं, और शुड इट बी कंट्रोल्ड बाय एन अथॉरिटी. तो उसको लेके यू हैव टू डिस्कस. ठीक है, यहाँ भी अगेन यू सी द ग्रोइंग चैलेंजेस, यू हैव टू डिस्कस द चैलेंजेस. ओके, ये चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस बहुत आपको फेस करने को मिलेंगे. नेक्स्ट 15. Quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Okay, मतलब आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना था. एंड डू यू थिंक दैट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री. ओके, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस आंसर को लिखते हो, और आप क्या सोचते हो इन टर्म्स ऑफ अगर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए तो क्या हमारी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगी, विल आवर स्टूडेंट्स विल मच इन अ बेटर पोजिशन, उनका इतना इन्हांसमेंट होगा दैट दे विल बी एबल टू फेच बेटर जॉब्स. तो इसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना था. 2016 में आपका क्वेश्चन था कि प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या रिफॉर्म्स जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सजेस्ट किए थे, तो उसको लेके आपको डिस्कस करना था कि आपका क्या सजेशंस है टू इस तरीके की इम्प्रूवमेंट के लिए. सो आपने तीनों जो क्वेश्चंस देखे हैं इसमें आपको अपना ओपिनियन देना था इन टर्म्स ऑफ, आपको स्टडी करना है हमारा एजुकेशन सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या क्या वहाँ पे लूप होल्स रहे हैं, उसको लेके यू हैव टू गिव योर सजेशंस. ओके, सो सिंस वी हैव सीन द क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड दैट किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. तो अब हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो अब पॉलिसी को रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं. ओके, सो नाउ विद दिस वील स्टार्ट आवर डिस्कशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप लोग सब ने पढ़ा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, यू मस्ट हैव स्टडीड. सो ये जो 2020 का जो ये पॉलिसी है, दिस हैज़ कम आफ्टर गैप ऑफ 34 ईयर्स. वाई 34 ईयर्स? बिकॉज हमारी लास्ट वाली 86 में थी. ठीक है, तो अभी तक हमारी 3 पॉलिसी आई है. ठीक है, फर्स्ट वॉज 1968 ड्यूरिंग मैडम इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट. सेकेंड आपकी थी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट.
और अभी जो करंट गवर्नमेंट लेके आई है दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो टिल नाउ वी हैव हैड 3 पॉलिसीज. ओके, अब हम एक एक करके इन सब पॉलिसीज को थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज 2020 को समझने के लिए एक बार एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि क्यों ये कैसे आई, ओवर द ईयर्स कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं और अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं. ये अगर आप समझ लोगे तो ये वाला आंसर में आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, यू नो, बिकॉज इन वॉट एवर यू राइट इन योर आंसर, एक बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होने से यू गेट एन एज in terms of planning your answer also and in terms of making better comparisons also. Because if you are writing something about, you know, अभी का latest development, आपको पता होना चाहिए पहले के डेवलपमेंट्स में क्या कमी रही थी, इसीलिए आज का डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा. ज़्यादा नहीं हम टाइम इसमें यू नो देंगे, बट फिर भी एक आइडिया होना इंपॉर्टेंट है. ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, ये वाली जो आपकी पॉलिसी थी ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ इंदिरा गांधी, मैंने बता दिया आपको. दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन. ओके, सो दिस फॉर्म्स योर क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिम्स. ओके, कोठारी कमीशन रिलेटेड टू व्हाट, एंड इट वॉज योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ये किस चीज़ के बारे में था, किस चीज़ पे फोकस थी मेजरली. ये एक्चुअली रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग लेके आया था, बिकॉज सी ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद सबसे फर्स्ट पॉलिसी थी. ठीक है, तो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है आपका कि उस टाइम को देखते हुए बहुत ज़्यादा यू नो बहुत फास्ट एंड यू नो समथिंग विच वॉज वेरी वाइटल, और प्लस उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा यू नो फास्ट थी इन टर्म्स ऑफ जो चेंजेस थे, बिकॉज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम आवर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ वी वर फोकस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सबको बराबरी का राइट होना चाहिए एजुकेशन अवेल करने के लिए, और वी वर फोकस्ड ऑन कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, यहाँ पे मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा फोकस था रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर. ठीक है, हमने संस्कृत को इनकरेज किया, बिकॉज सी जब हम संस्कृत की बात करें, ये पॉइंट आपको इट विल मेक सेंस, ग्रेट कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, so from our very first education policy we have focused on equal educational opportunities, national integration, cultural economic development, promotion of our you know Asian languages like Sanskrit, focus on regional languages, and lastly यहाँ पे हमने बात किया था कि एजुकेशन स्पेंडिंग 6% ऑफ GDP तक होनी चाहिए. यहाँ पे हमने इन आवर वेरी फर्स्ट पॉलिसी वी हैड दिस इन आवर माइंड दैट हाँ हमारी जो स्पेंडिंग होगी इन्वेस्टमेंट एज यू नो एजुकेशन में, इट शुड एटलीस्ट गो टू 6% ऑफ GDP. माई यू नो नोट इट डाउन, इट वॉज 1968 जब हम इसकी बात कर रहे हैं 6% GDP की, एंड अभी तक हमने वो अचीव नहीं किया था, और रादर नहीं किया है. ओके, सो दिस यू गॉट एन आइडिया द फर्स्ट पॉलिसी. द सेकेंड वन जो आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम 86. ओके, आफ्टर 68 द सेकेंड वन यू हैड इन 86. यहाँ पे पहले में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी, यहाँ पे हम बात करें रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़. ठीक है, स्पेशली हमारा फोकस है दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. उसको लेके वी वर स्पेशली फोकस्ड ऑन द वल्नरेबल सेक्शंस, दैट इज़ द इंडियन विमेन, ST SC, इनके लिए हम यू नो वी हैड टू हैव सम स्पेशल बेनिफिट्स फॉर देम. इसीलिए यहाँ पे हम स्कॉलरशिप्स लेके आए, अडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द SCs. ओके, ये करके वी वर हेल्पिंग दिस कम्युनिटीज़ टू ग्रो, incentives for poor families and lot of other things also I have given in brief over here. So total आपको आइडिया मिल रहा है. यहाँ पे हम डिस्पैरिटीज़ पे काम कर रहे थे 86 पे. अगेन यहाँ पे भी हमारा जो था कि हमें ये अचीव करना है 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन. सी उस वक्त भी हमने 68 में भी यही बात की थी, 86 में भी वी आर यू नो वी वांट टू अचीव दिस 6% ऑफ GDP. ओके, सो ये अभी आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया है. इसमें आपको मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ. 86 वाला जो मॉडल था ये थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड था. ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या था कि हमने यू नो ओवर हियर व्हाट वी वर फोकस्ड वाज देयर कि वी हैव टू हैव समथिंग विच इज़ यू नो बेनिफिटिंग द मासेस. ओके, सो चाइल्ड सेंटर इसलिए हो गया, प्लस यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी जो सिस्टम है हमारा, जो इग्नू था, ठीक है, उसको भी एक्सपैंड करने की बात थी.
यहाँ पे रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल भी लेके आए थे, बिकॉज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी, दैट ताकि हम जो एजुकेशन है वो रूरल मासेस तक, रूरल लोगों तक पहुँचा पाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे 86 की पॉलिसी में वी वर वर्किंग ऑन दैट। ओके, सो एक थोड़ा एटलीस्ट एक पिक्चर बन गई आपके माइंड में रिगार्डिंग जो 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी बनी हैं 2020 से पहले। ओके, नाउ वील स्ट्रेट अवे कम टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ द एजेंडा। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये काफ़ी सारे चैलेंजेस एड्रेस कर रही है। ओके, बिकॉज देखो, एक तो ये 34 ईयर्स की बात है, तो इन जो टाइम है, इतना जो टाइम चला गया, उसमें देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द कंट्री, प्लस सोशली, इकोनॉमिकली और ग्लोबल लेवल पे भी। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जो पहले की पॉलिसीज है डेफिनेटली रेलिवेंट नहीं है। जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट नीड है रैदर। ओके, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड एंड यू हैव टू मीट, यू हैव टू मूव विथ ये चेंजेस के साथ आपको यू हैव गॉट टू मूव, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है कि सबसे पहला है एक्सेस। ओके, एवरीबडी हैज़ टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस का मतलब क्या है? सब तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगा दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू जो हमारा है ना एजुकेशन फॉर ऑल, उस गोल को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर हम सब तक एजुकेशन नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज है वो एक्सेस का है। सेकंड है आपका इक्विटी। इक्विटी का आपका मतलब क्या है? दैट यू हैव टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। ओके, इफ़ यू डोंट हैव दैट देन जो हमारा गोल है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट कम्स योर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? अगर हम एजुकेशन सब तक पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो इन टर्म्स ऑफ कि हम मेट्रो सिटीज़ हो या जो नॉन मेट्रो सिटीज़ भी है वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छे टीचर्स है, और रूरल एरियाज़ में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बैड। क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है एजुकेशन की, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू अश्योर दैट क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 चैलेंजेस हो गए। 4th चैलेंजेस आपका अफोर्डेबिलिटी, इसको हमको ध्यान देना है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन आफ्टर अ सर्टन लेवल। तो इस चीज़ पे हमें वर्क करना है कि ताकि जो पढ़ना चाहते हैं वो पैसों की वजह से ना रह जाए। ये अफोर्डेबिलिटी इसलिए बहुत वाइटल है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस दैट over here what we are talking about is that the administration, the school management and teachers जो भी हम है, they should be accountable to the student in terms of there should not be any partiality, okay, in terms of treatment of student, and they have the right, they have the right to avail knowledge irrespective of from which background they are coming. There should be fair treatment, just treatment, and they have to be accountable. The teachers have to be accountable to the students in terms of they have to have a जो भी उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उस तरीके से टीचर्स भी इतने होने चाहिए स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस। इट शुड नॉट बी लाइक टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं है, दे हैवंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर टीचिंग उस तरीके से क्या होता है, इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग द स्टूडेंट्स। टीचर्स भी इतने अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट उनकी इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ वे विच इज़ डिज़ायर्ड। अदरवाइज जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, इट वुड बी नॉट समथिंग विच एनी वन वुड एक्सपेक्ट, be it the students, be it the parents. So the whole system has to be accountable. So these are the 5 challenges which have to be met in this policy, and we are trying. जो भी पॉलिसी अगर आप आगे देखोगे, आप देखोगे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 5 चैलेंजेस है उसको हम मीट कर पाए। ठीक है, सो नाउ वील बी डिस्कसिंग स्टेप बाय स्टेप जो जो रिफॉर्म्स है उसको हम छोटा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है
कि it has changed after 34 years and therefore it is a historic moment definitely. ये जो आपका NEP 2020 है, it is based on which committee report? It is K. Kasturirangan committee report. Okay, this is a fact which you should note it down. And plus, the HRD ministry has been renamed as the Ministry of Education henceforth. Okay, so you can keep, you should keep this noted. अच्छा, अब मैंने बोला था रिफॉर्म्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रिफॉर्म हम स्कूल एजुकेशन लेवल पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो स्कूल एजुकेशन है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है. रीस्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड्स ऑफ स्टूडेंट. डेवलपमेंट नीड्स ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ कि वी आर नॉट फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग, मगिंग अप वाली चीज़ें नहीं. इट शुड बी, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग एनालिटिकल बेस्ड होनी चाहिए आपकी जो लर्निंग है, ताकि वॉट एवर दे आर लर्निंग ना, इट शुड हेल्प देम in getting a job in terms of wherever they go they are coming out with brilliant performances. It's not that whatever they have just learned and mugged up and it's not helped them over the years. That should not be the case. It should be on the basis of development needs of student. Okay, इसको restructure करना चाहिए. जो अभी requirements है, current requirements है, उस हिसाब से study का syllabus इस तरीके से design होना चाहिए that हम इस core needs को identify करके fulfill कर पाए. उनके अंदर जो स्किल्स है इन टर्म्स ऑफ जो लीडरशिप स्किल्स होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इन सब को हमको डेवलप करना है स्टूडेंट्स में. ओके, तो देयरफॉर द करंट स्ट्रक्चर शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड्स ऑफ स्टूडेंट. ओके, तो जो हमारा अब ये जो डिज़ाइन है अब वो क्या है, 5-3-3-4 डिज़ाइन है. ओके, जो अर्लियर अपना 10+2+3 था उसको रिप्लेस करके वी हैव कम विद 5-3-3-4 डिज़ाइन. 5 years आपका फाउंडेशनल है, 3 years आपका प्रिपरेटरी स्टेज है दैट इज़ 3 to 5, मिडिल एज है आपकी 6 to 8 और 4 years आपका सेकेंडरी दैट इज़ क्लास 9 to 12. इस तरीके से हमने इसको ब्रेकअप किया है. ओके, बिकॉज इसका मेन रीज़न वही है कि इस तरीके से ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली, मोर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये, सो दैट प्रेशर नहीं आए बच्चों के ऊपर और जो भी हमारी जो स्टडीज़ है जिस तरीके से करवाएंगे इट वुड लीड टू अ बैलेंस्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करने वाले हैं, लॉट ऑफ अदर स्किल्स ऑल्सो, वोकेशनल स्किल्स ऑल्सो, एवरीथिंग शुड बी टेकन इन टू अकाउंट. सो इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन हुआ है 5+3+3+4 प्लस एक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी है हर स्टेट के लिए जो सारे स्टैंडर्ड सेट करेगा पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के लिए. ओके, इट वुड बी द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल, देयर वुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन henceforth. ओके, तो स्कूल एजुकेशन में these 3 things are very important. Next, as I already said, ये पूरा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इट वुड इंश्योर दैट देयर इज़ नो फोकस ऑन रोट लर्निंग. सिर्फ फैक्ट्स और लर्निंग और मगिंग अप पे फोकस नहीं हो और सिर्फ कोर कंटेंट पे फोकस हो. ठीक है, ताकि जो लर्निंग है होलिस्टिक हो और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड इट हेल्प्स देम जो जिस तरीके से जो अब लर्निंग होगी इट वुड हेल्प देम इन द लॉन्ग रन. इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने पढ़ के रख दिया और फिर आपको आगे आप सोच रहे हो ये हमने जो पढ़ा कभी काम ही नहीं आया लाइफ में. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो पूरा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करा जाएगा. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन. RT जो एक्ट है अभी तक जो था कि इट वॉज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14. ओके, 6 से 14 साल तक का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. बट ये वाला जो हमारा जो ड्राफ्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसने क्या किया है, इसने एक्सटेंड किया कवरेज. अब वो 6 to 14 नहीं होके 3 to 18 ईयर्स हो गया. इससे क्या हो रहा है कि हम RT एक्ट के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी अब कवर कर पा रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस. सो दीज आर सम वेरी ग्रेट डेवलपमेंट्स विच वी आर सीइंग. तो ओके, बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखते हैं. बोर्ड एग्ज़ाम्स भी क्या है कि इट विल बी ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. यू कैन चूज़ योर सब्जेक्ट. अब वो नहीं है कि आप अपने जो आपको सब सब्जेक्ट्स आप पे फोर्स्ड है कि आपको सबको देना ही है, नहीं.
आप ये भी डिसाइड कर सकते हो आपको कब देना है, कौन से सेमेस्टर में देना है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स, जैसे जो किसी भी रीज़न से बोर्ड्स में अपीयर नहीं कर पाते, बीट हेल्थ ग्राउंड, बीट सम फैमिली इश्यूज़, बीट फिनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से बच्चों के साल बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शंस दिया गया है कि आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और इवन द सेमेस्टर व्हेन यू वांट टू टेक दैट एग्ज़ाम, और आपकी जो रैंकिंग है वो उससे अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप सपोज़ आगे हम देखेंगे हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किए गए हैं कि अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती है, आप किसी तरह आगे अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओ आप वहीं से स्टार्ट करो जहाँ पे आपने छोड़ा था, आपको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, दीज आर समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वाइटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वील बी सीइंग दैट इन डिटेल्स लेटर ऑन ऑल्सो। तो ये स्कूल एजुकेशन का आपने कर लिया। फिर टीचर मैनेजमेंट को लेके जो मैंने शुरू में बात की थी अकाउंटेबिलिटी की, तो एटलीस्ट टीचर मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट उनको टीचर्स को एश्योरेंस दे कि आप टेम्पोररी बेसिस पे हायर्ड नहीं हो, एटलीस्ट यू विल बी देयर फॉर 5 to 7 years। तो क्या होता है उसमें, दे ऑल्सो फील लाइक अगर इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी रहती है, दे ऑल्सो ट्राई टू गिव देयर बेस्ट, ओके। सो वही चीज़ें हैं, टीचर्स शुड नॉट बी forced to do activities for which they are not hired. For example, cooking midday meals, vaccination campaigns, उसको हटा के they should be focused on what they are hired for. उनके स्पेशलाइजेशन पे उनको फोकस कराए ताकि वो बेटर आउटपुट दे पाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये टीचर मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देख रहे हैं, ओके। अब स्कूल एजुकेशन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है, बिकॉज मे बी बहुत सारी रीजंस होते हैं, ठीक है। फिनेंशियल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस उसके अलावा भी फॉर फीमेल्स देर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैरिजेस एंड जो भी अदर चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज़ जो हैं। तो इसमें क्या है कि लैक ऑफ एक्सेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न बताया गया है कि एक टाइम के बाद एक जगह पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको रीलोकेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। विमेन के लिए ज़्यादा है ये एप्लीकेबल है, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। सो उस केस में क्या है, हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, मतलब कितने लोग हर साल आपका जो हायर एजुकेशन में इनरोल होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है अभी हमारा 25.8% है, ठीक है। उसको हमको कितना करके ले जाना है, उसको हमको 50% तक अचीव करना है बाय ईयर 2035, ठीक है। तो ये पॉलिसी है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 25% से 50% तक लेके जाएंगे, और ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं उसमें इनको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं हम। एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेट होगा, ठीक है, जो कि अभी बहुत सारे जो रेगुलेटर्स हैं उसको रिप्लेस करने के लिए दिस अथॉरिटी वुड कम इन टू प्ले, ओके। जो आपका यूजीसी है, जो AICTE है, इन सब का जो रोल है वो थोड़ा रिड्यूस करके दिस विल बी द अथॉरिटी टेकिंग केयर ऑफ इट, ओके। सब इसके अम्ब्रेला के अंदर में काम करेंगे, फाइन। सो दिस ये हेल्प करेगा हमें ये जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसमें दिस विल बी प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा एंड दिस विल बी रेगुलेटिंग ऑल द अदर बॉडीज इन टर्म्स, जो अभी इंडिविजुअल रेगुलेटर्स है उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम हायर एजुकेशन के लिए फोकस करने वाले हैं, रिसर्च में, बिकॉज देखो रिसर्च इनोवेशन इज़ वेरी वाइटल, ठीक है, जिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा से बहुत कम रही है। तो अभी देखो लास्ट 2008 का हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, 0.84% ऑफ GDP था, जो कि 2014 में उसमें रिड्यूस होकर 0.69 हो गया, ठीक है। जो कि चीज़ इंक्रीज़ होनी थी, हमारी रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी कम है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी पुअर, ओके। तो उस चीज़ पे हमें कैसे वर्क करना है, यहाँ पे आप एक डेटा देख सकते हो कि हमारी जो परसेंटेज है वो 0.7 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेरस
China 2.1, USA 2.8 and Israel 4.3. Okay, so we lack it so much. Researchers per lakh population आप देखो हमारा 15 है and you see these figures. ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग रहा है दैट वेयर ये रिसर्च और इनोवेशन नहीं होने की वजह से जो है अब वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है, ऑल्दो वी हैव सो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी हम उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा रिसर्च और R&D के ऊपर खर्चा हम बहुत कम करते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू इंक्रीज. अगर हमें वी वॉन्ट एजुकेटेड कंट्री में लोग हो जो कंट्रीब्यूट करें डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं बट इंटरनेशनली दे शुड बी contributing to the R&D. तो उसके लिए we got to invest in our R&D. Okay, this is very important. So this is that yes we are going to take it forward. अब हमें इस पे वर्क करना है. नेक्स्ट है फिनेंसिंग एजुकेशन. अब हमने स्कूल एजुकेशन लेवल पे रिफॉर्म्स देख लिए, हमने हायर एजुकेशन लेवल पे थोड़े रिफॉर्म्स देख लिए. अब ये सब रिफॉर्म्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फिनेंस किस तरीके से करेंगे. तो अब देखो यहाँ पे हमारा कमिटमेंट क्या है, 6% ऑफ GDP. ठीक है, अब आप एक चीज़ अगर आप लोग को क्लिक करेगी कि हम कब से बात करें, 68 में हमें 6% करना था, फिर हमें 1986 में 6% करना था, वो इतने सालों बाद भी अभी तक हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2.7% ऑफ GDP है. ठीक है, जिसको हम 6% की अब बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही है एजुकेशन में. बट नाउ दिस पॉलिसी सेज दैट वी गॉट टू अचीव दिस टारगेट विच वी हैव बीन लुकिंग फॉर सो मैनी ईयर्स. नाउ वी हैव टू अचीव दिस. यहाँ पे आप एक देख सकते हो फिगर्स कंपैरिजन के लिए कि हमारा किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का. 2.7% है, वेयर एज US इट्स 5%, डबल है. UK more than that, Brazil 6%. Okay, see these figures become important when you are writing your answers. Over here you got to make some comparisons, because if you are telling that it is poor, you got to compare it ना, that हाँ poor है तो क्यों है, इसलिए because other countries इतना खर्चा कर रहे हैं and we are not doing that. Okay, and plus हम ये अचीव करने का कब से सोच रहे हैं, 1968 जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम की पॉलिसी है तब से हम सोच रहे हैं यहाँ तक हमें पहुँचना है. ठीक है, 1986 में बोला था हमें अचीव करना है, लेकिन 2020 तक अभी भी हमने सिर्फ 2.7% ही अचीव किया है. सो वी हैव टू डबल दिस इन ईयर्स टू कम. नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, हम रीचबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे, इतना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि रिमोट एरियाज तक पहुंचा पाए. सी डेवलप an important development is not that you sitting in Mumbai और कोलकाता able to access. no, it's all about remotest areas में जो लोग रहते हैं उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचानी है हमें. तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें देखना है किस तरीके से आने वाले सालों में हम इस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं कि हम जो टीचिंग है, जो लर्निंग की हम बात करते हैं, इट इज़ रीचेबल टू दिस काइंड ऑफ पीपल, दीज एरियाज़. ये बहुत वाइटल है. जो हमारे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशंस वगैरह हैं, इट एक्चुअली फोकसेस ऑन दीज थिंग. बिकॉज देखो टेक्नोलॉजी हमने अगर लर्निंग पे फोकस कर लिया, लेकिन हम नेट कनेक्शन अगर वीक है, ठीक है, अगर एक्सेस ही नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगा ना उन लोगों के लिए. तो तब हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन फॉर ऑल वो नहीं अचीव कर पाएंगे. ठीक है, तो वो चीज़ पे हमें फोकस करना है. बिकॉज अभी हमने न्यूज़ एंड ऑल में आप लोगों ने सबने देखा होगा किस तरीके से लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू दे डोंट हैव स्मार्टफोन्स. तो किस तरीके से वो पढ़ाई करें. ठीक है, जो एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन, जो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा है अभी, तो उसका बेनिफिट वो बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, एक तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है और दूसरा है एक्सेसिबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ पुअर नेटवर्क इन दोज एरियाज. तो इस पे टेक्नोलॉजी का बहुत वाइटल रोल होने वाला है इन ईयर्स टू कम. ओके, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या ये बनाया है हम देख लेते हैं. नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके,
ये जो फोरम है ये इट वुड बी एडवाइसिंग central and state governments on technology based interventions. Okay, so this is something where we got to work in years to come and this is very vital. अब आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर. ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सी वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. मतलब आपको कोई भी ना कोई स्किल में इतना आपको इतना अच्छा बना दो कि आप उस स्किल के बेसिस पे यू गेट अ डिसेंट गुड जॉब. ठीक है, जिसको हम करियर बेस्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं. तो लेस देन 5% ऑफ द वर्क फोर्स रिसीव वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया. मतलब 5% आप सोच लो. और यहाँ पे जो यूएस का आप देख लो 52% है, जर्मनी में 75 है, साउथ कोरिया में 96% है. तो कितना पुअर है हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग. ठीक है, तो इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस पॉलिसी का कि वोकेशनल प्रोग्राम्स सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कराए जाएंगे इन अ फेस्ड आउट मैनर इन अ पीरियड ऑफ 10 years. मतलब सो दैट जो हमारा जो प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली जो इशू है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाए. ठीक है, ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. ओके, ताकि ये जो नंबर है हमारा 5%, वी कैन ऑल्सो कम एटलीस्ट क्लोज टू दिस लेवल और रैदर मोर देन दिस इफ़ वी वर्क ऑन दिस फ्रंट इन ईयर्स टू कम. सो वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत वाइटल है. इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे हैव ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन इट. बट इनका जो प्रोग्राम है दे आर लाइक एटलीस्ट इट शुड 10% ऑफ इंस्टीट्यूशंस तक वो पहुंचाना था. 25% ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे वांटेड टू इनकॉर्पोरेट वोकेशनल ट्रेनिंग. इनका मिशन 25% का था. बट ओवर हियर NEP 2020 इट टॉक्स अबाउट रीचिंग इट टू ऑल 100%. मतलब वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विथ स्टडीज़. यू गॉट टू इनकॉर्पोरेट योर सेल्फ इन एनी वोकेशन, कोई भी ट्रेनिंग कोई भी स्किल के अंदर, ताकि it develops you in such a way that on the basis of that you are going to get a job in future. अपने आप को आप डेवलप करो स्किल में, जो भी आपकी पसंद की स्किल है. ठीक है, तो टेक्निकली यू शुड बी इक्विप्ड. टेक्निकली आपको इस तरीके से अपग्रेड करना है अपने आप को that you can match to the standards which is required for that particular job. Okay, the vocational education. Next, Indian languages. ये भी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म की बात हुई है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या तो होम लैंग्वेज हो या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज टिल grade 5. ठीक है, एंड प्रेफरेबल टिल grade 8 वेरेबल पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज क्या होता है बहुत बच्चे नहीं अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज इशू. ओके, बिकॉज जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को समझना और उसमें परफॉर्म करना. तो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ great development which has been made to propagate, to help this students coming with mother tongue local language में जो परफॉर्म करना चाहते हैं, so that ये जो बैरियर है उन स्टूडेंट्स में एंड पीपल हु आर गुड एट अदर लैंग्वेजेस, आपका जो इंग्लिश हिंदी जो भी है, तो उसका बैरियर को कम करेगा ये वाला डेवलपमेंट आपका. और टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन प्राकृत विल बी सेट अप. ओके, that's a very good development. So with this we have seen that पहले हमने देखा हिस्ट्री में थोड़ा सा हम गए, 2 पॉलिसीज़ के बारे में देखा. NEP 2020 का जो 5 चैलेंजेस है जो हम फेस करने वाले हैं उसको हमने देखा. एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, ये सारे चैलेंजेस करंट सिस्टम फेस कर रहा है और NEP 2020 उसको ओवरकम करेगा. ठीक है, स्कूल एजुकेशन लेवल पे हमने देखा क्या क्या रिफॉर्म्स की बात हुई है. हायर एजुकेशन में देखा फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस. सो विद दिस वी हैव कवर्ड इन डिटेल्स NEP 2020 क्या करने जा रहा है. ठीक है, और उससे समराइज करके व्हाट वी कैन से इज दैट लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, ब्रिज डिजिटल डिवाइड. ओके, वी हैव टू हैव एजुकेशन रीच टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. और डिजिटल जो डिवाइड है जो बिकॉज ऑफ पुअर नेट कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इन नॉट एबल टू गेट अन इंटरनेट कनेक्शन और अ स्मार्टफोन और जो भी डिवाइस हो जिसमें आप एक्सेस कर पाओ, तो उसको भी हमको डिवाइड को कम करना है. सो दैट
जो ई लर्निंग है, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो हम घर घर पहुंचा पाए. ठीक है. लास्टली वी कैन समराइज दैट दिस वॉज द नीड. 34 ईयर्स के बाद आया है, बट दिस वॉज द नीड ऑफ 21st सेंचुरी. वॉट वॉज द नीड? मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल्टरनेट पाथवेज ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई आप अपने हिसाब से कर पाओ, जो आपका जो ये बेनिफिट है, ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आप लर्निंग कर रहे हो. ठीक है. तो इससे बेनिफिट क्या है? एनी टाइम यू कैन एक्सेस, यू नीड नॉट बी प्रेजेंट. प्लस मोबिलिटी का इशू अगर है, इफ़ यू आर रीलोकेटिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, आपको ये नहीं है आपको फिर से वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई करनी है. अगर आपने 2 साल मुंबई में पढ़ा तो आप तीसरे साल जाके कैलकाटा में 3rd ईयर से इनरोलमेंट कर सकते हो. ये सारे बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर सब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक एग्जाम्स एज एंड व्हेन यू वांट इट. So these are the things which are very very student centered, and this was the need so that more and more people get enrolled, dropouts come home, and people know that importance of education तो सबको पता ही है, लेकिन किसी कारण वजह से जब वो नहीं कर पाते हैं, they just leave it. फाइन नहीं हो पा रहा है, फिर से कौन करेगा? तो ये सारे जो लूप होल्स हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सॉर्ट आउट करेगी. ठीक है. सो दिस इज समथिंग which everyone was looking forward to, and this has finally come. So yes, all of us will looking forward to it, and see the changes, how it comes, and help हमारा जो जिस तरीके का जो GDP जो हम बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वी विल हैव सम great things to see in future. Okay, with this I end this discussion. Thank you so much.